और सीधा रुख करेंगे नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सांसद है, विधायक है, हमारे लोकसभा के पूर्व स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी भी हमारे बीच है। यहाँ उपस्थित सभी मेरी सम्मानित बहनें, इस समय देश में बैसाखी के पर्व की उमंग है। कल देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। मैं आज जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। दो 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और उसके पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है
और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी देश के कोने कोने से आई हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली, और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है।
वैसे मैं देख रहा हूं बीते कुछ दिनों से देश भर में महिलाएं मुखर होकर इस विषय पर बात कर रही है। व्यापक रूप से एक डिबेट चल रहा है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। साथियों, आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है। इतिहास गवाह है। और आजादी के बाद भी जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उन्होंने देश के लिए बहुत शानदार काम किया है। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही है। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से कभी इस विषय पे बात करता हूं, ये आंकड़ा सुनते उनका मुंह खुला रह जाता है। उनको आश्चर्य होता है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से परिणामकारी काम हुए हैं। जल जीवन मिशन, मैं समझता हूं इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की ही बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लोकल बॉडीज और संस्थानों में
इतने वर्षों से जो लाखों महिलाएं काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रासरूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। मैं मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं। ये सामर्थ्य क्या होता है। मैं 2001 में नया नया मुख्यमंत्री बना। मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, शासन व्यवस्था का। एक प्रकार से मैं नया व्यक्ति था। शायद 2002 या 2003 की घटना होगी। हमारे एक विधायक मेरे पास आए, बोले मेरे क्षेत्र में एक गांव की पंचायती की बहनें आपको मिलना चाहती हैं। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां सरदार साहब का जन्म हुआ था। तो मैंने कहा भाई उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए उनको। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो मेरा ध्यान स्वाभाविक गया। मैंने कहा भाई जरूर मैं मिलूंगा। छोटा सा गांव था, कोई शायद 13 मेंबर की पंचायत थी। तो मैंने उनको समय दिया, वो सब आए मिलने के लिए। वो 13 बहनें थी, उसमें जो गांव की प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाकी जो बहनें थी, एक दो बहनों तो घूंघट भी लगा हुआ था, वो ज्यादा शायद कुछ तो होगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो सब आए। मुझे लगता है ये सब बड़े बड़े लोगों ने उनको कोई मेमोरेंडम पकड़ा दिया होगा, कुछ मांग लेकर के आए होंगे कि मेरे गांव में ये करो, मेरे गांव में वो करो। मैं हैरान था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। तो बैठे, मैंने परिचय किया। मैं पूछा आपने समय मांगा था, क्या काम है? नहीं, बोले कोई काम नहीं है। ऐसे ही बोले हम चुनकर आए हैं तो मिलने आए थे। अब ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, वरना नेता लोग आते हैं तो सिर्फ मेमोरेंडम लेके आते हैं। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए, मैंने कहा कि आपको अगर 5 साल इतना बड़ा काम मिल गया, आप सब बहनें गांव को संभालने वाली हैं, तो आपका सपना क्या है? 5 साल में क्या करोगे आप लोग? गांव में कैसा करोगे? सामान्य होता तो क्या जवाब देता? ये जो हम जैसे बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं? स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना देंगे, रोड बना देंगे, ऐसे ही जवाब देते। उस दिन 8वीं कक्षा पढ़ी हुई इस प्रधान ने और उसके साथ आई हुई महिला मेंबर्स ने मुझे जो जवाब दिया, वो शायद दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री नहीं दे सकता है। और वो बात आज भी मेरे लिए एक लेसन की तरह है। मैं सीएम बना, पीएम बना, लेकिन उस पंचायत की महिलाओं की वो बात मेरे लिए आज भी मार्गदर्शक है। आपको आश्चर्य होगा ऐसा क्या जवाब दिया होगा। जब मैंने उनको पूछा क्या करेंगे आप, 5 साल आपको मिले हैं, गांव ने आपको नहीं बढ़ाया, तो तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साहब एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? और वो जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है।
उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों के लिए भी इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। यह अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था और वो आज भी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। और इसलिए जमीन से जुड़े हुए अनुभव से जो वाणी निकलती है ना, वो वेद वाक्य बन जाता है। और इसलिए साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। साथियों, आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती मां को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बेटी को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बचपन में उसे सही समय पर टीके लगते रहे, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। बेटी को स्कूल में शौचालय की परेशानी न हो, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए। बेटी को पीरियड्स के दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए लगभग मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान शुरू किया गया। बेटी अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं तो उसे खेलो इंडिया अभियान के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। बेटी अगर बड़ी होकर भविष्य में सेना में जाना चाहे तो उसके लिए सरकार ने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए दरवाजे खोल दिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खोल दिए। जीवन के आगे के पड़ाव में बेटी को रसोई में धुएं की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, करोड़ों गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। बेटी को मीलों तक सिर पर पानी ना ढोना पड़े, इसके लिए हमने हर घर नल से जल अभियान शुरू किया।
बेटी को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता ना करने पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अपने पारिवारिक जीवन में बेटियों को इलाज की चिंता न हो, इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना संभव बनाई दी। 80% तक डिस्काउंट पर सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र, इन सबका सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। साथियों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। पहले परिवार की संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम होती थी। घर है तो पुरुष के नाम पर, खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो भी पुरुष के नाम पर, और यह सहज चलता था। हमने पीएम आवास योजना में घरों को प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिलाओं के नाम पर रजिस्टर करना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पिता का नाम लिखा जाता है। हमने आकर ये शुरू किया, मां का नाम भी लिखा जाएगा। बीते 11 साल में इस निर्णय का लाभ 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर का नाम, घर खुद के मालकिन बनी है। इससे आज घरों में महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आमतौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना बातचीत में, उनको बुलाइए ना। साथियों, 2014 में हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिला? हमने जन धन योजना शुरू की तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। मैं जब गुजरात में था तो एक निर्णय मुझे बड़ा शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव डेयरी का बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और पशुपालन का ज्यादातर काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। वो दूध भरने के लिए जाती हैं और फिर वो पैसे हफ्ते के बाद वो देते हैं, तो पुरुषों के देते थे पैसे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पुरुषों को। उस समय मैंने बैंकों में जो दूध भरने आने वाली बहनें थी, उनके बैंक खाते खुलवाए, और उस समय डेयरी में दूध का पैसा सीधा महिलाओं के बैंक खाते में जाने लगा। साथियों, आज हमारी बेटियां नए नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही है। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन्स, 60% से ज्यादा लोन्स महिलाओं ने लिए हैं।
देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को भी महिलाएं लीड कर रही है। आज 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। महिलाओं के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको बताता हूं तो आंखें फट जाती हैं इनकी। साथियों, आपको याद होगा कुछ साल पहले देश ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। आज उसका परिणाम हम हजारों ड्रोन दीदी के जरिए हो रही कृषि क्रांति के रूप में देख रहे हैं। मैं एक बार ये जो ड्रोन दीदी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। गांव की बेटियां हैं, कोई बहू है, वो ड्रोन चलाने से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तक तो हमें गांव में कोई बुला, अब तो बोले पायलट कह के बुलाते हैं, हमारी पहचान बन गई, हम पायलट है। यानी परसेप्शन कितना बड़ा तेजी से चेंज हो सकता है एक छोटे से निर्णय से। महिलाएं टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक खेती करना सीख रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 साल में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही ऐसी 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बैंकों से पैसा मिलता है काम के लिए। और आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करना है तो मंगलवार को जाकर के जमा कर देती है, एक दिन पहले। बहनों के पास जो व्यवहार है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है जी, सारे के पैसे बैंक से जाते उतने ही वापस आते हैं। और मैंने देखा है, मैंने शासन में आने के बाद बैंकों के कारोबार में गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी माताएं बहनें वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता यह है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है। अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी। इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है।
आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है। मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। मतलब पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा है? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर भी रही है। सदियों से तो ये तस्वीर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित